हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। आज 3 फरवरी है। आज का मैं आपको द हिंदू का एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ाऊंगा। एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी सीएसई, या फिर कोई और एग्ज़ाम जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, या फिर आपको किसी डिबेट के लिए हिस्सा लेना है, या फिर अपने खुद के नॉलेज के लिए, ये आर्टिकल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये आपको अपना ओपिनियन बनाने में हेल्प करेंगे और एग्ज़ाम में आपको आंसर राइटिंग लिखने के लिए बहुत से पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक एक लाइन को हिंदी में समझना है मेरे से, उसके बाद जाके खुद आर्टिकल को पढ़ना है ताकि आपका रीडिंग हैबिट बने और आप सीखें कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको आर्टिकल को तो एक्सप्लेन कर देंगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कैसे अप्रोच किया, कैसे पढ़ा। एक बार मेरे से पढ़ो, उसके बाद जाके खुद पढ़ो और एक नोटबुक लेके बैठना। एक एक मतलब मैं वर्ड मीनिंग जो भी आएगा, टफ़ वर्ड मीनिंग या फिर कोई फ्रेज़ आएगा, वो मैं आपको लिखवा दूंगा, और कोई टर्म आएगी टफ़, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आपका क्या काम है, अगर अच्छा लगेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और प्लीज़ यार कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि फ़ीडबैक क्या है आपका, और बेल आइकॉन दबा देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। डेली मेरा वीडियो आता है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है वो मैं डेली एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर आज अब हम स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग मोर विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस। समझ में आ रहा है ना? मतलब अगर हम लोग एशिया में ट्रेड करेंगे, एशिया में जो एशियन कंट्रीज़ आपस में अच्छा ट्रेड करेंगी, तो वो अच्छी इकोनॉमिक सेंस बनाता है, मतलब इकोनॉमी के लिए अच्छा लगता है। ये आर्टिकल हेडिंग लिखा हुआ है, अब देखते हैं इस हेडिंग के अंदर क्या है और क्या है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, साउथ एशियन शुड नाउ हैव ए री लुक एट रीजनल ट्रेड अक्रॉस एशिया आफ्टर द वार्निंग बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन 31 जनवरी 2023 the global trade rate would slow down from 5.4 in 2022 to 2.4% in 2023। तो जो साउथ एशिया है ना, उसको क्या है, देखने की ज़रूरत है, मतलब एक बार फिर से रीलुक करने की ज़रूरत है। जो उसका रीजनल ट्रेड चलता है, मतलब आपस में जो ट्रेड चलता है, उसको देखने की ज़रूरत है पूरे एशिया में। मतलब जैसे साउथ ईस्ट का ईस्ट के साथ कैसा ट्रेड है, ईस्ट एशिया के साथ, नॉर्थ एशिया के साथ कैसा ट्रेड है, इसको देखने की ज़रूरत है दोबारा एक बार। क्योंकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ना, उसने वार्निंग दी है कि जो पूरे वर्ल्ड का ट्रेड रेट है ना, वो स्लो हो जाएगा, 5.4% से 2.4% हो जाएगा 2023 में। इसीलिए एशियन कंट्रीज़ को एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, दिस फॉरकास्ट इज़ ऑप्टिमिस्टिक विद पॉलिटिक क्राइसिस रिस्क सच एज एसलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर, ए डीकपलिंग फ्रॉम ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड टैकलिंग वेरिएंट्स ऑफ वायरस। ठीक है, तो क्या है ना, ये जो फॉरकास्ट है ये ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब एक किस्म की, मतलब आपको आशा दे रही है। ठीक है, मतलब आशा कैसे, किस सेंस में दे रही है कि आप एशिया में ट्रेड बढ़ा सकते हो, इस सेंस में। बाकी तो वर्ल्ड ट्रेड रेट तो कम हो रहा है, लेकिन हमारे लिए इसलिए ऑप्टिमिस्टिक है क्योंकि आप लोग, हम हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, ताकि वर्ल्ड ट्रेड स्लो हो रहा है तो हम एशिया में अपने ट्रेड को बढ़ा दें। ठीक है, तो ये जो फॉरकास्ट है ये ऑप्टिमिस्टिक है विद पॉलिटिक क्राइसिस। मतलब पॉलिटिक क्राइसिस क्या हो रहा है ना, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं कंट्री में इसकी वजह से। एक एसलेटिंग रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। अब आप एसलेटिंग का मीनिंग लिखिए, मतलब जो तीव्र, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर। और डीकपलिंग फ्रॉम, मतलब डीकपलिंग होता है मतलब सेपरेट होना, फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमिक सप्लाई चेन्स, मतलब जहाँ से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो रुका हुआ है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, उसकी वजह से इकोनॉमी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, और जो हमारा वायरस है उसकी वजह से भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, जो हमारा वेरिएंट है। उसके बाद ए रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर इन एन IMF बुक साउथ एशियाज पास टू resilient growth argues that a strong base exists for South Asia trading with more dynamic East Asia। ठीक है, तो एक अभी रिसेंटली एक IMF बुक में एक मतलब पेपर एस्टैब्लिश्ड हुआ था, उसमें क्या लिखा होता है, साउथ एशियाज पास टू रिसाइलेंट ग्रोथ। अब रिसाइलेंट ग्रोथ क्या होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होना। रिसाइलेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक आर्ग्यूज़ किया कि दैट ए स्ट्रॉन्ग बेस एग्जिस्ट फॉर साउथ एशिया ट्रेडिंग विद मोर डायनेमिक ईस्ट एशिया। मतलब एक बहुत बड़ा मौका है, या फिर एक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस एग्जिस्ट करता है जिसके थ्रू जो साउथ एशिया है ना, वो ईस्ट एशिया के साथ व्यापार कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी डायनेमिक है, ईस्ट एशिया जो है वो काफ़ी डेवलपिंग है। ठीक है, उसके बाद सिंस द 1990s साउथ एशिया ईस्ट एशिया ट्रेड हैज़ गैदर्ड पेस। मतलब 1990s के बाद साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में जो मतलब व्यापार है ना, वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा हुआ है। विच इज़ लिंक टू इंडियाज़ ट्रेड री अलाइनिंग टूवर्ड्स ईस्ट एशिया थ्रू इट्स लुक ईस्ट एक्ट एंड पॉलिसीज़। तो मतलब ये हमें इस बात से भी पता चलता है क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जैसे लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसीज़, जिसके थ्रू हम लोग ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड बढ़ा रहे हैं।
साउथ एशिया अडॉप्टिंग रिफॉर्म्स एंड आल्सो चाइना ऑफशोरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स टू एशिया। ऑफशोरिंग का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना, मतलब दे रही है, सप्लाई कर रही है। और जो मतलब क्या है, साउथ एशिया में नए नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। और जो चाइना है वो क्या कर रही है, मतलब सप्लाई दे रही है पूरे एशिया को, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी मार्केट कौन है, चाइना है। उसके बाद द टोटल मर्चेंडाइज ट्रेड बिटवीन साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया इन डॉलर्स ग्रू एट अबाउट 10% एनुअली बिटवीन 1990 एंड 2018। तो जो टोटल ट्रेड है ना साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में लगभग वो 10% तक बढ़ा है 1990 और 2018 के बीच में, ठीक है। उसके बाद एंड कुड रीच और 500 बिलियन तक वो पहुंच सकता है आगे। द हैंडफुल ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स लिंकिंग इकोनॉमीज इन साउथ एशिया विद ईस्ट एशिया मे राइज टू 30 बाई 2030। और जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना कंट्रीज़ के बीच में, वो भी राइज करेगा इंडिया, 30 तक पहुंच जाएगा 2030 तक, ठीक है, एशिया में। इन एडिशन रीजनल ट्रेड इन एशिया इज़ रिकवरिंग आफ्टर द पैंडमिक एंड हैज़ ओपन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर साउथ एशिया टू पार्टिसिपेट इन ग्लोबल वैल्यूज चेन्स एंड सर्विस ट्रेड। तो जो रीजनल ट्रेड मतलब एशिया में बड़ा है आफ्टर पैंडमिक के बाद, मतलब रिकवर कर रहा है। और उसमें क्या हुआ है, एंड हैज़ ओपन अपॉर्चुनिटी, और उसने क्या किया साउथ एशिया में, जहाँ पे इंडिया कहाँ पे है, इंडिया साउथ एशिया में ना, उसमें क्या किया अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है साउथ एशिया को, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके ग्लोबल वैल्यू चेन्स में। अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स होता है जो भी एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जैसे प्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन सब एक्टिविटीज़ में इंडिया भी अभी पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। और सर्विस ट्रेड तो हो गया मतलब व्यापार, ठीक है। इन मतलब इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी बनी है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरे साउथ एशिया के लिए, ठीक है। स्टेप्स बिगनिंग विद टैक्स रिफॉर्म कैलिब्रेशन। तो व्हाट देन नीड्स टू बी डन। तो अभी हेडिंग का नाम क्या है, स्टेप्स बिगनिंग विद टैक्स रिफॉर्म कैलिब्रेशन। मतलब हम लोग टैक्स में चेंजेस करके, बदलाव करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेड को और भी बढ़ावा दे सकते हैं पूरे एशिया में, ठीक है। तो क्या करने की ज़रूरत है, अब वो आगे आर्टिकल में बताएगा, व्हाट देन नीड्स टू बी डन। तो मतलब क्या करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन अक्रॉस एशिया कैन बी इंकरेज्ड बाय ग्रेजुअली रिड्यूसिंग बैरियर्स टू गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड। तो हम लोग जो मतलब हमारा जो ट्रेड है एशिया में, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बैरियर्स है ना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं या फिर कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से ट्रेड रुक जाता है कंट्रीज़ के बीच में, तो उनको हमें कम करना होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ट्रेड में मतलब ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद इम्पोर्ट टैरिफ्स। टैरिफ्स क्या होते हैं, टैक्स, ठीक है। मीनिंग लिख दीजिए, टैरिफ्स का मतलब होता है टैक्स। इंपोर्ट टैरिफ्स एंड मर्की नॉन टैरिफ मेजर हैव राइजन इन सेवरल साउथ एशियन इकोनॉमिक्स सिंस 2018 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो जो मतलब टैक्स रेट्स है ना इंपोर्ट के, मतलब किसी कंट्री से अगर आप माल लेते हो तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुए हैं, राइज हुए हैं। और जो मन की नॉन टैरिफ मतलब टैक्स को छोड़ के जो बाकी चीज़ें आ गई, नॉन टैरिफ, ठीक है। मतलब अभी मर्की का मतलब होता है अनप्लीजेंट, ठीक है। तो जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं, मतलब जो इंपोर्ट टैक्स है, और जो मर्की नॉन टैरिफ्स हैं, नॉन टैरिफ्स मतलब इंपोर्ट को बैन करना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन टैरिफ्स। तो ये क्या है ना, ये बहुत ज़्यादा राइज हो गए। कब के बाद, 2018 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उनके बाद, जो पूरे वर्ल्ड में आए थे, ठीक है। एंड नेवर रिवर्स्ड, और उसके बाद कभी रिवर्स नहीं हुए, ठीक है। टू गेट बियॉन्ड दिस साउथ एशिया ट्रेड ओपनिंग शुड बी कैलिब्रेटेड विद टैक्स रिफॉर्म्स। तो हमें इसके अगर आगे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे टैक्स रेट हैं उनमें रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा, मतलब कैलिब्रेटेड विद टैक्स रिफॉर्म्स। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक करना, हमारे जो टैक्स ठीक है उनको ठीक करना पड़ेगा। एज ट्रेड टैक्सेस अकाउंट मच ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यू इन सम इकनॉमीज़, क्योंकि जो जो मतलब जो टैक्स है ना वो इनकम का कारण होता है बहुत सारी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। एडजस्टमेंट फाइनेंसिंग टू लूजिंग सेक्टर टू रीलोकेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स इज आल्सो एसेंशियल टू प्रमोट गेन्स फ्रॉम ट्रेड एंड मिटिगेट इनकम इनक्वालिटी, ठीक है। और हमें क्या करने की ज़रूरत है, मतलब फाइनेंसिंग, मतलब जो टैक्स वगैरह है उनको तो एडजस्ट करने की ज़रूरत ही है, और जो मतलब हमारे सेक्टर्स हैं उनको भी हम लोग लूज़ कर सकते हैं, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है या फिर जो हमारे वर्कर्स को रीट्रेन करने के लिए। तो ये मतलब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं
टू प्रमोट गेंस फ्रॉम ट्रेड। अगर हमें मतलब ट्रेड से कुछ लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनेंसिंग में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब टैक्स में रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, अपने जो सेक्टर्स हैं, एरियाज़ हैं, उनको भी लूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है, ताकि हम लोग मतलब लूज़ करने का मतलब क्या है, वहाँ पे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेटअप करेंगे, ठीक है, मशीनरी तैयार करेंगे, ठीक है, और हमें रीट्रेनिंग वर्कर की करनी पड़ेगी अगर हमें प्रमोट मतलब कुछ गेन करना है, कुछ व्यापार से कुछ हासिल करना है। एंड मिटिगेट इनकम इनइक्वालिटी, मतलब अगर हमें इनकम की इनइक्वालिटी, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद अभी सेकंड क्या बताया इसने, पहला तो इसने बताया कि हमें टैक्स रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, मतलब टैक्स को कम करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो ट्रेडिंग है वो बढ़ सके। उसके बाद सेकंड क्या बनाया है, सेकंड इम्प्रूव दी परफॉर्मेंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब आप बोलोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है, हर कंट्री में कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने होते हैं, जैसे इंडिया में चेन्नई में है और भी बहुत सारी जगह पे है, जहाँ पे क्या होता है, टैक्स रेट कम होते हैं, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होता है, ये हर कंट्रीज़ में होते हैं, कुछ एरियाज़ में होते हैं, ठीक है, तो उन्हें हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड इन्वेस्ट इन सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है ना, फैसिलिटेट का आप मीनिंग लिख दीजिए। फैसिलिटेट का मीनिंग होता है मतलब गले लगाना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, since second improve the performance of special economic zones and invest in services to facilitate industrial clustering and export। अगर हमें इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना है तो हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। साउथ एशिया हैज़ ओवर 600 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो साउथ एशिया उसमें 600 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, कोची में है, उसके बाद फिर पाकिस्तान में भी है और बांग्लादेश में भी है, मतलब बहुत सारे हैं, ठीक है। हाउ एवर दिस इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैव वेरिएबल रिकॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड जॉब्स। लेकिन मतलब हर किसी में अलग अलग तरीके के एक्सपोर्ट्स की कंडीशनें हैं और जॉब्स हैं, मतलब हर एक वेरिएबल है, मतलब सब में एक समान नहीं है, कोई ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करता है, कोई कम, किसी में ज़्यादा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, किसी में कम है। एंड फोस्टिंग डोमेस्टिक लिंकेजेस, और मतलब डोमेस्टिक में भी कुछ लोगों को ज़्यादा बेनिफिट करता है, कुछ लोगों को कम करता है। कम्पिटिटिव फिजिकल इंसेंटिव्स ओनली मैटर ऑन दी मार्जिन इन दी लोकेशनल डिसीजन ऑफ मल्टीनेशनल्स। तो मतलब चाहे जो फिजिकल इंसेंटिव्स देती है ना गवर्नमेंट, वो सिर्फ कुछ हद तक, मतलब कुछ लिमिट तक ही मैटर करते हैं। अगर हम मल्टीनेशनल डिसीजन की बात करें, मतलब जहाँ बहुत सारी कंट्री डिसीजन लेती है, तो जो फिजिकल इंसेंटिव हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। और एंड लॉन्ग टैक्स हॉलीडेज डिप्राइव इनकम्स ऑफ देयर वाइटल टैक्स रेवेन्यू। तो अगर हम लोग ज़्यादा इंसेंटिव देंगे या फिर टैक्स माफ़ करेंगे तो उससे क्या होगा ना, जो इकोनॉमिक की रेवेन्यू आता है ना वो भी कम हो जाएगा। डिप्राइव मतलब होता है जो इकोनॉमीज हैं वो डिप्राइव मतलब दूर हो जाएंगी इकोनॉमिक रेवेन्यू से, इसलिए जो मतलब ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि आप ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे हो। एशिया रिक्वायर्स एंश्योरिंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अडॉप्टिंग गुड प्रैक्टिस रेगुलेटरी पॉलिसीज टूवर्ड्स इन्वेस्टर प्रोवाइड अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड 5G, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड आल्सो ऑपरेटिंग वर्किंग स्किल्स। तो एशिया को क्या चीज़ की ज़रूरत है, हम लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें, और मैक्रो इकोनॉमिक मतलब माइक्रो होता है स्मॉल लेवल पे और मैक्रो हो गया पूरी कंट्री के हिसाब से। माइक्रो में इंडिविजुअल इनकम आती है और मैक्रो में पूरी कंट्री। तो हमें एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, हमें एक गुड प्रैक्टिस मतलब पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, और इन्वेस्टर्स को अच्छी फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, उनको इलेक्ट्रिसिटी 5G ब्रॉडबैंड सर्कुलर देने की ज़रूरत है, और वर्कर्स के स्किल को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि एशिया में जो ट्रेड है वो बढ़ सके। उसके बाद तीसरा क्या बताया हुआ है, दूसरे में आपको लोग समझ गए हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनको मतलब अच्छा करने की ज़रूरत है ताकि हम लोगों का ट्रेड अच्छा हो सके। अब थर्ड बताया है परस्यू कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दैट इवेंचुअली लीड टू द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना कंट्रीज़ के बीच में, ताकि ट्रेड को बढ़ावा दे सके, मतलब उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा या फिर कम टैक्स लगेगा, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जिससे क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनी थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये 2020 में ही बनी है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लेकिन इसमें इंडिया नहीं है, ठीक है, मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था इन कंट्रीज़ में। 15 कंट्रीज़ थी ये साउथ एशिया की, ऑस्ट्रेलिया भी है इसमें, और बाकी भी 15 कंट्रीज़ है। ये आप लोग खुद सर्च कर लेना इस चीज़ को कि कितनी कंट्रीज़ हैं। पूरी कंट्रीज़ के मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन साउथ एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ है इसमें जिसमें उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन इंडिया इससे दूर थी, ठीक है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की भी ज़रूरत है। थर्ड में ये बता रहा है टू प्रोवाइड फॉर रीजनल लूज बेस्ड ट्रेड टू एंश्योर अगेंस्ट राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है ना, कंट्री क्या करती है, अपनी इकनॉमी को प्रोटेक्ट करती है। जब कोई कंट्री या रीजन अपनी इकनॉमी को प्रोटेक्ट करता है और दूसरी कंट्री पे के जो इंपोर्ट कर रहा है या एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगा के, ठीक है, तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की करने की ज़रूरत है, ताकि हम लोग जो
राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म हो रहा है ना, मतलब कंट्रीज़ ज़्यादा टैक्स लगा रही हैं दूसरी कंट्रीज़ पे अपनी इकनॉमी को बचाने के लिए, उससे हम लोग दूर हो सकें। वाइल साउथ एशिया इज़ लेट कमर टू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्हेन कंपेयर टू ईस्ट एशिया। हालांकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना वो साउथ एशिया में ज़्यादा नहीं था, मतलब साउथ एशिया अभी लेट कमर है, लेट में आया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन्होंने लेट में करना शुरू किया है। लेकिन ईस्ट एशिया में बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पहले से ही होते हैं। इट हैज़ मेड स्टार्ट विद जापान इंडिया। तो इंडिया में मतलब जो साउथ एशिया में है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, जापान इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, उसके बाद श्रीलंका सिंगापुर में हुआ, उसके बाद पाकिस्तान इंडोनेशिया में हुआ, इस तरह से इन साउथ एशिया में भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद क्या है RCEP, मतलब जो ये बनी हुई है ना रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इसके मेंबरशिप के बारे में बताया और इन्होंने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उससे क्या बदलाव आया है। बट द डेविल इज़ इन द डिटेल, लेकिन हमें डिटेल में ही पता चलेगा कि RCEP का कुछ फ़ायदा हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साउथ एशिया में या नहीं। उसके बाद साउथ एशियन इकोनॉमीज नीड टू इम्प्रूव टैरिफ प्रेफरेंस यूज बाय बेटर प्रिपेयरिंग बिजनेस इन नेविगेटिंग द कॉम्प्लेक्स रूल ऑफ ओरिजिन इन FTAs एंड इंक्लूडिंग इश्यूज रेलिवेंट टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन फ्यूचर FTAs। तो जो साउथ एशियन इकोनॉमीज़ है ना उनको जो अपने टैरिफ्स हैं, मतलब जो टैक्स लगाते हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, टैक्स कम हो जाता है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए मतलब बेटर उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जो कॉम्प्लेक्स रूल बनाए गए हैं ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कुछ रूल्स होते हैं, तो उनके लिए उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उनको समझना पड़ेगा। एंड इंक्लूडिंग इश्यूज़ रेलिवेंट टू ग्लोबल सप्लाई चेन्स इन फ्यूचर, और जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन है, मतलब जो बाकी मतलब अभी साउथ एशिया में तो हो रहा है मतलब ट्रेडिंग या जो ये कंट्रीज़ बनी हुई है, लेकिन जो बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको भी उनको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा इन फ्यूचर FTAs, जो क्योंकि जो फ्यूचर में वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे ये पूरे ग्लोब मतलब ग्लोब को देख के, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को देख के उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद अल्थो इंडिया हैज़ ऑप्टेड आउट ऑफ द RCEP टॉक्स इन नवंबर 2019। हालांकि इंडिया जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया जो RCEP से दूर रही थी, जो 15 कंट्रीज़ का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। द डोर इज स्टिल ओपन फॉर इट टू ज्वाइन द एग्रीमेंट, लेकिन अभी भी इंडिया के पास मौका है, इंडिया इस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर सकती है। इंडिया हैज़ आल्सो कंक्लूडेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूनाइटेड स्टेट एंड ऑस्ट्रेलिया। यूनाइटेड अरब मतलब UAE के साथ इंडिया ने किया हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किया था 2022 में। द कॉन्फिडेंस गेन फ्रॉम दिस कैन हेल्प प्रिपेयर फॉर फ्यूचर RCEP मेंबरशिप बाय अंडरटेकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म टू बूस्ट बिजनेस कम्पिटिटिवनेस। तो ये मतलब जो इंडिया ने 2 कंट्रीज़ के साथ अभी UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, ये इंडिया को बूस्ट करेगा फ्यूचर में कि वो RCEP का भी मेंबरशिप को ले, थोड़े से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके स्ट्रक्चरल चेंजेस ला के टू बूस्ट बिजनेस कम्पिटिटिवनेस, ताकि जो मतलब कम्पिटिटिवनेस है बिजनेस की उसको थोड़ा बूस्ट कर सके इन सप्लाई चेन्स एंड फोस्टर ग्रेटर रेगुलेटरी कोहेरेंस विद साउथ एशिया ईस्ट एशिया, ताकि जो मतलब कोहेरेंस का मतलब क्या होता है, एक मतलब मिल जाना, ताकि वो जो ईस्ट एशिया के साथ है उसके साथ मतलब एक मिल सके, मतलब उनके साथ भी थोड़ा कोऑपरेशन कर सके, उनके साथ मिलकर काम कर सके। इफ़ इंडिया जॉइंस RCEP द रेस्ट ऑफ साउथ एशिया में बी इंसेंटिवाइज टू जॉइन आउट ऑफ फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट एंड सफरिंग फ्रॉम ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट्स। अगर इंडिया RCEP को ज्वाइन करेगी तो जो बाकी कंट्रीज़ है ना साउथ एशिया की छोटी छोटी, उनको भी क्या मिलेगा, मतलब वो भी ज्वाइन कर सकेंगी बिना किसी डर के, एंड ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट की मतलब निकालने का डर की बाद में हमको निकालना दें, एंड सफरिंग फ्रॉम ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद मतलब जो सफरिंग कर रहे हैं वो ट्रेड डाइवर्जन इफेक्ट से, उसका भी उनको उससे भी वो बाहर आ सकेंगी। फोर्थ, ए री इन्वेंटिंग ट्रेड फोकस्ड वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन बीमस्टेक कैन फैसिलिटेट स्ट्रॉन्गर ट्रेड टाइज एंड सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉलर मेंबर्स। तो जो हमारा मतलब एक बीमस्टेक बना था, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, ये कॉपरेशन बना था ये बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, इंडिया इसके अंदर में आते हैं। ये 1997 में बना था, थाईलैंड बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये बना था, ताकि जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसको बढ़ाया जा सके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसके बारे में उसने फोर्थ क्या बताया है, इसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, मतलब जो इन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड है उसको री इन्वेंट करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारे कैन फैसिलिटेट स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज, इससे हमारे ट्रेड टाइज जो है वो मजबूत होंगे, एंड सपोर्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल मेंबर, और जो स्मॉल मेंबर कंट्रीज़ है उनको भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको हमें मतलब दोबारा देखने की ज़रूरत है। उसके बाद
Inactivity in South Asian Association for Regional Cooperation means that India is laying emphasis on BIMSTEC to foster South Asia and South Asia cooperation। ठीक है, तो क्या हुआ है ना, जो सार्क है, सार्क आपको पता ही होगा 8 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं। 1985 में बना था, काठमांडू नेपाल इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, तो इसमें हमारी नेबरिंग कंट्री अफ़गानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, भूटान, ये हैं 8 कंट्रीज़ हैं टोटल। इसके बारे में भी आप लोग देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ है ना, तो इसकी जो इनएक्टिविटी हो गई है, मतलब साउथ एशिया कोऑपरेशन की आजकल मीटिंग्स भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि इसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में डिस्प्यूट रहता है। इसलिए जो सार्क की मतलब जो एक्टिविटी है ना, वो कम हो गई है। इसलिए इंडिया को भी किस में एम्फसिस करने की, मतलब फोकस करने की ज़रूरत है, बिम्स्टेक के ऊपर। ठीक है, जिसका पार्ट पाकिस्तान नहीं है। ठीक है, टू फोस्टर साउथ एशिया एंड, ताकि जो साउथ एशिया और जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको कॉपरेशन बढ़ा सके इंडिया। ठीक है, री इन्वेंटिंग बिम्स्टेक रिक्वायर्स लॉन्ग रनिंग FTA, बिम्स्टेक FTA, मतलब अगर हमें री इन्वेंट करना है बिम्स्टेक को, तो जो उनकी कंट्रीज़ है ना, उनके बीच में हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग ट्रेड कैपेसिटी इन स्मॉलर इकनॉमीज, और जो छोटी छोटी इकनॉमीज़ हैं उनमें भी ट्रेड कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। एंड इंट्रोड्यूसिंग डायलॉग पार्टनर स्टेटर टू इंकरेज ओपन रीजनलिज्म इन एशिया, और हमें क्या करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए कंट्रीज़ के साथ, ताकि जो ओपन रीजनलिज्म इन एशिया है उसको प्रमोट कर सकें। अब ओपन रीजनलिज्म क्या होता है मैं बताता हूँ। रीजनलिज्म क्या होता है, जब कोई के मतलब विद इन दी रीज़न। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रीज़न के इंटरेस्ट पे फोकस करती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब जो अलग अलग रीज़न है एशिया में, जैसे नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, ईस्ट एशिया के साथ, नॉर्थ एशिया के साथ। ठीक है, ताकि जो रीजनलिज्म है उसको ओपन किया जाए। रीजनलिज्म क्या होता है, जब कोई रीजन, मतलब जैसे नॉर्थ एशिया हो गया, वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, बाकी किसी कंट्री के साथ कोऑपरेशन नहीं करेगा, सिर्फ अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, तो उसे क्या बनना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, मतलब ताकि वो सबके साथ कोऑर्डिनेट कर सके, कोऑपरेशन कर सके। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायलॉग, मतलब बातचीत करना पड़ेगा। उसके बाद वाइल ब्रॉड साउथ एशियन ट्रेड में बी डिज़ायरेबल, मतलब क्या है कि साउथ एशिया और जो ईस्ट एशिया का जो ट्रेड है वो मतलब अच्छा है, अगर वो चलेगा तो डिज़ायरेबल है। द एडवेंट ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स माइट रूल दी साउथ फॉर सम टाइम, लेकिन जो एडवेंट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना, मतलब जो कॉम्प्लेक्स जियो पॉलिटिक्स, मतलब जो पॉलिटिक्स है ना, मतलब जो बाउंड्रीज़ को लेके या एरिया को लेके, उसके कारण यह क्या हो सकता है, रूल आउट फॉर सम टाइम, मतलब ख़राब भी हो सकता है कुछ समय के लिए। Accordingly, in narrower geopolitical coverage between South Asia and Southeast Asia may be a building block for several trade integration across Asia। तो अगर हम लोग बात करें ना, मतलब जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया है ना, उसमें हम लोग अगर एक छोटा सा नैरो जियोग्राफिकल कवरेज कर देंगे, मतलब अगर उसको जोड़ देंगे ना हम, तो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है हमारे ट्रेड को करने के लिए। ठीक है, अक्रॉस एशिया, पूरे एशिया में, मतलब उसको हमें जोड़ना है किसी तरीके से, थोड़ा सा मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफिकल कवरेज करना है उसका, ताकि हम लोग अच्छे से ट्रेड कर सकें, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है। ठीक है, टू मिटिगेट ए ब्लैकलैश अगेंस्ट रीजनलाइजेशन। अच्छा, अब रीजनलाइजेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार। इज़ डिफाइन एज इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब दो बॉर्डर्स के बीच में कैपिटल गुड्स को इम्पोर्ट कर सकें हम लोग। ठीक है, इसका इंक्रीज़ करना, मतलब इसको इंक्रीज़ करना, कैपिटल गुड्स पीपल विद स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, मतलब ट्रेड को प्रमोट करना। ठीक है, तो क्या है, हमें जो क्या है, जो मिटिगेट ए ब्लैकलैश, मतलब जो ब्लैकलैश है, जो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब लोगों के मन में नेगेटिव धारणा है रीजनलाइजेशन के ख़िलाफ़। ठीक है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ख़िलाफ़, एक दूसरे रीजन के लिए, एक दूसरे रीजन के साथ, उसको हमें ख़त्म करने के लिए द लार्ज इकनॉमिक्स शुड फैसिलिटेट गेन्स फ्रॉम ट्रेड टू द स्मॉलर इकनॉमीज़। तो लार्ज इकनॉमीज़ है ना, दो मतलब इसको दूर करने के लिए रीजनलाइजेशन को, लार्ज इकनॉमीज़ है उनको स्मॉल इकनॉमीज़ को क्या देना पड़ेगा, थोड़े फ़ायदा देना पड़ेगा। उसके बाद स्लोइंग ग्लोबल ट्रेड मीट्स दी ट्रेडिंग मोर विद एशिया मेक इकोनॉमिक सेंस। तो जो भी ग्लोबल रेट रोड मतलब स्लो हो रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, ये हमें क्या बताता है कि जो एशिया में मतलब ट्रेड है ना, उसको हमें क्या करना का मतलब बढ़ावा देने की ज़रूरत है, मतलब सेंस बनाता है, मतलब जो एशिया में ट्रेड है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड जो है वो ख़त्म हो रहा है। हैविंग द पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट प्रो ट्रेड पॉलिसीज़ कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ एशियन। अगर हम लोग अच्छी पॉलिसीज़ बनाएंगे तो इससे एशियंस जो लोग हैं उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। इंडिया इन साउथ एशिया इज़ लार्जेस्ट इकनॉमी एंड इट्स G20 प्रेसिडेंसी कैन बी ए गुड प्लेटफॉर्म टू इनिशिएट दिस चेंजेस। तो इंडिया की जो मतलब क्या है,
इंडिया आपको पता है सबसे लार्जेस्ट इकनॉमी है साउथ एशिया में, ठीक है। और G20 की प्रेसिडेंसी भी अभी इंडिया के पास है, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडिया के लिए, ताकि वो इनिशिएट मतलब शुरू कर सके इन चेंजेस को। अगर आपको समझ में आया है कमेंट कर देना, और क्या समझ में नहीं आया ये भी कमेंट कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, कमेंट पक्का कर देना यार। ओके भाई, जय हिंद।